हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज अंडर एफएसएसएआई मींस फूड लेबोरेटरी इकोसिस्टम। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो एफएसएस एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग उसमें जो सेक्शन 43 है उसका सब पार्ट 1 में एफएसएसएआई की अथॉरिटी दी गई है, यानी पावर दी गई है कि वो चाहे तो फूड लेबोरेटरीज या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो कि एनएबीएल से एक्रेडिटेड हो या फिर कोई और अदर एजेंसी से एक्रेडिटेड हो उनको नोटिफाई कर सकती है किसी भी फूड सैंपल्स को फूड एनालिस्ट के द्वारा एनालिसिस करने के लिए। तो ऐसी कौन कौन सी टेस्टिंग लेबोरेटरीज है जो लीगल कंपाइल्स के लिए फूड सैंपल्स को एनालाइज करती हैं? तो पहला है स्टेट फूड हेल्थ लेबोरेटरीज, सेकंड है रेफरल फूड लेबोरेटरीज, उसके बाद है एफएसएसएआई नोटिफाइड लेबोरेटरीज, यानी एफएसएसएआई जो भी लेबोरेटरीज नोटिफाई करती है जो कि एनएबीएल एक्रेडिटेड हो सकती हैं वो, और उसके बाद है मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। तो ये जो है ये रिसेंट ईयर्स में मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है ये लॉन्च हुआ है। तो ये कुछ उनके नंबर्स दिए हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं कि कितनी कौन सी लेबोरेटरीज जो है रिसेंट में कितनी है। तो करंटली अभी अगर हम बात करें तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेबोरेटरी जो है वो अभी टोटल 88 है, और एनएबीएल एक्रेडिटेड लेबोरेटरी 172 है, रेफरल लेबोरेटरी 19 है, और नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी 12 है, एंसिलरी नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी 2 है, और नेशनल फूड लेबोरेटरी 3 है। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें एफएसएसएआई के अंडर जो भी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज मेन तरीके से आती हैं वो यहाँ दिया है, जिसमें से पहला है स्टेट या फिर पब्लिक फूड लेबोरेटरीज। तो ये जो है स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के अंदर फंक्शन करता है, और इसका जो काम है वो प्राइमरी एनालिसिस ऑफ सैंपल बाय द फूड एनालिस्ट, यानी जो सबसे पहले जो प्राइमरी एनालिसिस होता है फूड सैंपल्स का फूड एनालिस्ट द्वारा वो इसके अंडर आता है। उसके बाद सेकंड है रेफरल लेबोरेटरीज। तो रेफरल लेबोरेटरी जो है ये एफएसएसएआई नोटिफाई करती है, और इसका जो है कोई भी फूड सैंपल्स एफएसएसएआई यानी फूड अथॉरिटी भेजती है एज अ रेफरेंस दोबारा से उसको एनालिसिस करने के लिए, तो वो इसमें आ जाती हैं रेफरल लेबोरेटरीज में। इसमें जनरली अपील सैंपल्स को एनालाइज किया जाता है, और ये जो है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अंदर ये आती हैं। उसके बाद थर्ड है एनएबीएल एक्रेडिट लेबोरेटरीज। तो एनएबीएल एक्रेडिट लेबोरेटरीज जो है ये भी एफएसएसएआई ही नोटिफाई करती है, और इसका भी जो फंक्शन है ये प्राइमरी एनालिसिस ऑफ सैंपल बाय द फूड एनालिस्ट। तो फूड एनालिस्ट के द्वारा जो फूड सैंपल्स का जो प्राइमरी एनालिसिस होता है वो एनएबीएल एक्रेडिट लेबोरेटरीज में होती हैं। यहाँ ISO 17025 का मतलब है कि जो यहाँ लेबोरेटरीज जो है वो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो मीट करनी चाहिए, तो उन्हीं लेबोरेटरीज को NABL एक्रीडिएशन दिया जाता है। तो बेसिक डिफरेंस इन तीनों में यही है कि जो स्टेट लेबोरेटरीज जो है वो भी प्राइमरी एनालिसिस के लिए किया जाता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, और जो NABL है ये भी एफएसएसएआई ही नोटिफाई करती है और प्राइमरी एनालिसिस ऑफ सैंपल्स के लिए किया जाता है। और जो सेकंड है रेफरल लेबोरेटरीज, इसका जो है अपील सैंपल्स के लिए यूज किया जाता है। अपील सैंपल्स का अगर एनालिसिस करना है तो वो रेफरल लेबोरेटरीज में वो सैंपल्स भेजे जाते हैं। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज आर इन्वॉल्व इन मल्टीपल फंक्शंस। तो जो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज है उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। उनमें से पहला फंक्शन है एनफोर्समेंट ऑफ फूड लॉज बाय वर्च्यू ऑफ टेस्टिंग फूड अगेंस्ट द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी पैरामीटर्स। इसका मतलब है कि जितने भी जो फूड लॉज है उनको एनफोर्स करने के लिए सबसे मेन बात ये है कि जितने भी फूड है उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, और उनका जो क्वालिटी है जो सेफ्टी पैरामीटर्स है वो सारे मीट करनी चाहिए। नेक्स्ट है इन सर्विलियंस एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज टू एंश्योर कंपाइल्स ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स अगेंस्ट द लेड डाउन स्टैंडर्ड्स। जितने भी फूड प्रोडक्ट्स है वो सारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं या नहीं, उन सारे फूड प्रोडक्ट की एक निगरानी और उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए भी फूड टेस्टिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो जरूरी है। उसके बाद है असिस्ट इन टेस्टिंग ऑफ इम्पोर्टेड फूड्स देयर बाय इंश्योर ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म ऑफ ट्रेड एंड आल्सो कंप्लायंस टू नेशनल रेगुलेशंस। यानी कि जितने भी फूड इंडिया में इंपोर्ट होते हैं उन पे भी एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म ऑफ ट्रेड को लागू करने के लिए, यानी कि उनमें कोई
एडिटिव्स, कोई मिलावट ना हो, इस वजह से उनको भी टेस्ट करना जरूरी है। और जितने भी लॉज रेगुलेशन है, जो स्टैंडर्ड्स है, वो सारे इंपोर्टेड फूड जो है वो फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज फॉर रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग एंड डेवलपिंग न्यू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जितने भी फूड स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो नए हैं या फिर पहले से ही जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं, उन सभी के रिस्क असेसमेंट के लिए भी फूड टेस्टिंग जरूरी है। रिस्क असेसमेंट मीन्स अगर कोई नया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आता है और उसमें कोई हार्मफुल एक्टिविटीज या फिर हार्मफुल चीजें हो सकती हैं, तो उस चीज को, एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए भी फूड टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एज पर एनेक्चर 3 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011, all FBOs must ensure testing of relevant chemical or microbiological contaminants in their food products in accordance with FSS regulation। तो जो ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन ये 2011 है, उसमें एनेक्सर 3 में दिया गया है कि जितने भी FBOs हैं, उनके फूड प्रोडक्ट्स में जो भी केमिकल्स, माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स हैं, उन सब का जो टेस्टिंग जो है वो इंश्योर करना जरूरी है कि वो एफएसएस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को वो फॉलो कर रहे हैं। और इसके लिए जो एफबीओज हैं, उनको फूड लेबोरेटरीज में अपने प्रोडक्ट को कम से कम 6 महीने में एक बार जो है वो लैब से टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। और इससे ये होगा कि वो अपने प्रोडक्शन और डिलीवरी ऑफ सेफ फूड को इंश्योर कर पाएंगे। FSSAI recognizes and notifies NABL accredited food testing laboratories in the following categories। तो ऐसी कौन कौन सी लेबोरेटरी जो है FSSAI के अंडर आती हैं और NABL accredited हो? तो पहला है उसमें प्राइमरी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, उसके बाद रेफरल फूड लेबोरेटरीज, फिर रेफरेंस फूड लेबोरेटरीज। सबसे पहले है प्राइमरी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। तो इसमें जो सेक्शन 43 है और उसका सब सेक्शन 1 है, उसके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, वो सारे फूड अथॉरिटी द्वारा यानी FSSAI द्वारा नोटिफाई होती हैं। और इनका काम है फूड सैंपल्स का एनालिसिस करना अंडर सेक्शन 47। यानी सेक्शन 47 में जो सैंपल्स दिए गए हैं, उन सब का जो एनालिसिस है वो प्राइमरी लेबोरेटरीज करती हैं। The Food Authority notifies food laboratories and research institutions accredited by NABL or any other accreditation agencies। तो जो फूड अथॉरिटी है वो NABL accredited या फिर कोई और एजेंसी द्वारा accreditation, ये सारी जो लेबोरेटरीज है और रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है वो फूड अथॉरिटी जो है वो नोटिफाई कर सकती हैं। और इनका जो मेन पर्पस है, कैरिंग आउट एनालिसिस ऑफ सैंपल्स बाय द फूड एनालिस्ट, यानी फूड एनालिस्ट द्वारा इन सैंपल्स का एनालिसिस करना ही प्राइमरी लेबोरेटरीज का रोल है। तो अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें, एज पर द 21 नवंबर 2021, प्रेजेंट में 222 प्राइमरी लेबोरेटरीज हैं और इनमें से कुछ जो है 31 दिसंबर तक एक्सपायर हो जाएंगी, यानी उनकी वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर हो जाएंगी। ये डेटा जो है इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है पर मंथ, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें इतना याद रखिए कि अभी जो प्रेजेंट में है वो 200 प्लस है प्राइमरी लेबोरेटरीज। उसके बाद है रेफरल फूड लेबोरेटरी। Referral food laboratory means a food laboratory established or recognized by notification by the Food Authority under Section 43(2). यानी जो सेक्शन 43 है और उसका सब सेक्शन 2, उसके अंडर जो है रेफरल फूड लेबोरेटरी के बारे में दिया गया है। यानी इसके अंडर जो है रेफरल फूड लेबोरेटरी को इस्टेब्लिशमेंट के बारे में दिया गया है। सब सेक्शन 1 में जो है वो प्राइमरी लेबोरेटरीज के बारे में दिया गया था और सब सेक्शन 2 में रेफरल लेबोरेटरीज के बारे में दिया गया है। तो इनका जो रेफरल फूड लेबोरेटरीज का जो मेन पर्पस है, ये है कैरिंग आउट द एनालिसिस ऑफ अपील सैंपल्स, यानी जो भी अपील सैंपल्स है उनका एनालिसिस करते हैं ये रेफरल फूड लेबोरेटरी। यहाँ अपील सैंपल्स का मतलब है कि जिन सैंपलों की अपील की गई है एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि एक बार उसका प्राइमरी लेबोरेटरी में एनालिसिस हो चुका है, अगर सेकेंड टाइम उसका दोबारा से अगर एनालिसिस करवाना है तो उसके लिए रेफरल फूड लेबोरेटरी में दोबारा से एनालिसिस होती है। तो रेफरल लेबोरेटरी एनालाइज द फूड सैंपल सेंड बाय DO, और ये जो है ये वो सारी फूड सैंपल्स को एनालिसिस करती है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर भेजता है या फिर कोई भी फूड अथॉरिटी भेजती है।
तो इसके लिए जो है एक सर्टिफिकेशन सबमिट करना पड़ता है। जो रेफरल फूड लेबोरेटरी में जो सैंपल एनालाइज होते हैं, उसके लिए पहले से ही एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है एनालिसिस के लिए। इन एडिशन द लेबोरेटरी इज एंट्रस्टेड टू, यानी इसके अलावा इन लेबोरेटरीज का और क्या क्या रोल है। तो पहला रोल इसका ये है कि किसी भी फूड आर्टिकल का जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स करने के लिए जो भी रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन है, वो सारे इन्वेस्टिगेशन जो है ये फूड लेबोरेटरीज कैरी आउट करती हैं। उसके बाद है कि फूड अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन पे ये जो रेफरल लेबोरेटरीज जो हैं बाकी लेबोरेटरीज के साथ मिलकर भी इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करती हैं, ताकि जितने भी जो फूड एनालिस्ट है अलग अलग स्टेट से, अलग अलग लेबोरेटरी से, वो एक साथ मिलकर काम करें और स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प करें, फूड के स्टैंडर्डाइजेशन में, और किसी भी फूड से रिलेटेड केस को इन्वेस्टिगेशन में वो हेल्प करें। उसके बाद है ensure that the laboratories follow the scientific protocol that has been laid down for handling testing articles of food। उसके बाद ये रेफरल लेबोरेटरीज जो हैं ये भी इंश्योर करती हैं कि जो बाकी लेबोरेटरीज हैं वो सारी साइंटिफिक प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही हैं या नहीं, जो कि फूड आर्टिकल्स को हैंडल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए जो लेट डाउन की गई हैं जितने भी साइंटिफिक प्रोटोकॉल, उन सब को फॉलो करने के लिए जो इंश्योरिटी जो है ये रेफरल लेबोरेटरीज ही देती है। Maintain high standards of accuracy, reliability, and credibility in the operations of their laboratory, and ensure that they are achieving and maintaining the required levels of accreditation and reliability। उसके बाद जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसमें पूरी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी के लिए भी ये मेंटेन करती है, ताकि उनके लेबोरेटरी में जो भी एनालिसिस हो रहा है उन सब में पूरी एक्यूरेसी हो, और एज पर द स्टैंडर्ड्स और एज पर द एक्रीडिएशन वो सारी चीजों को फॉलो भी कर रही हैं बाकी लेबोरेटरीज। उसके बाद है लेट डाउन मैकेनिज्म दैट एंश्योर दैट द पर्सनल ऑफ द लेबोरेटरीज फॉलो द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड डिसिप्लिन। उसके बाद जो भी लेबोरेटरीज के जो स्टाफ हैं, जो पर्सनल हैं, वो सारे जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, जो डिसिप्लिन है, उन सबको ये सारे फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म है ये रेफरल फूड लेबोरेटरीज जो है वो लेट डाउन करती हैं। उसके बाद है कैरी आउट एनी सच कंडीशन एज द फूड अथॉरिटी में लेट डाउन फॉर रेफरल लेबोरेटरीज। तो जो फूड अथॉरिटी इन रेफरल लेबोरेटरीज को और भी जो कंडीशंस अप्लाई करती हैं उन सबको भी ये रेफरल लेबोरेटरीज जो हैं वो फॉलो करती हैं। Have the capacity to organize professional training, workshops and seminars for food analysts, laboratory personnel in those states as specified by the food authority। तो जो भी फूड अथॉरिटी जो स्टेट बताती हैं उसके अकॉर्डिंग जो ये उनके लिए ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स और जो सेमिनार्स जो है ये फूड एनालिस्ट और लेबोरेटरी स्टाफ्स के लिए ऑर्गेनाइज करती हैं रेफरल फूड लेबोरेटरीज। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है रेफरल लेबोरेटरीज की, और अभी प्रेजेंट में टोटल 19 रेफरल लेबोरेटरीज हैं। तो यहाँ पे नेम के साथ उनका एड्रेस भी दिया है कि कौन सी लेबोरेटरीज जो है वो कहाँ पे है। तो पहला है नेशनल फूड लेबोरेटरी जो कि कोलकाता में है। उसके बाद है फूड सेफ्टी एंड एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी जो कि मैसूर में है। नेक्स्ट है स्टेट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी जो कि पुणे में है। उसके बाद फोर्थ है नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद, और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो कि बेंगलोर में है। क्वालिटी इवेल्युएशन लेबोरेटरी स्पाइसेस बोर्ड जो कि कोची में है। उसके बाद है क्वालिटी इवेल्युएशन लेबोरेटरी स्पाइस बोर्ड गुंटूर का। नेक्स्ट है क्वालिटी इवेल्युएशन लेबोरेटरी स्पाइस बोर्ड जो कि चेन्नई में है। क्वालिटी इवेल्युएशन लेबोरेटरी स्पाइस बोर्ड जो कि नेवी मुंबई में है। उसके बाद है सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक इन फूड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि गुजरात में है। उसके बाद है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो कि हैदराबाद में है। 12th है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट जो कि हैदराबाद में है। फिर 13 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद है ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी जो कि कोचिन यानी केरला में है। उसके बाद है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स जो कि पुणे में है। पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन एंड रेसिड्यू एनालिटिकल सेंटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट जो कि हैदराबाद में है। 17th है पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर जो कि मोहाली में है यानी पंजाब में।
उसके बाद है CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, लखनऊ में है यानी यूपी में। 19 है सेंटर फॉर फूड रिसर्च एंड एनालिसिस, जो कि हैदराबाद में है। तो ये सारी रेफरल लेबोरेटरीज है उनके एड्रेस के साथ। तो ये जनरली एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सी लेबोरेटरी जो है कहाँ पे है, तो इसको एक बार आप जरूर देख लेना। उसके बाद है रेफरेंस फूड लेबोरेटरी। Reference food laboratory means a food laboratory referred to as in Regulation 3 of Food Safety and Standards Regulation 2011। तो जो रेफरेंस फूड लेबोरेटरी है ये रेगुलेशन 3 में दिया गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अंडर। FSSAI has recognized National Reference Laboratory, in short NRL, to set up a country-wide standard for routine procedures। तो जो कंट्री वाइज स्टैंडर्ड सेटअप करने के लिए जो है वो रेफरेंस फूड लेबोरेटरी को सेटअप किया गया है। तो इनका मेन पर्पस यही है कि ये जो है प्रोसीजर, वैलिडेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग के मेथड्स और नए नए जितने भी मेथड्स आते हैं उन सब को डेवलप करना, सेटअप करना, ये रेफरेंस फूड लेबोरेटरी का रोल है। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि रेफरेंस यानी बाकी जितने भी लेबोरेटरीज है इंडिया में उनके लिए ये एक रेफरेंस है, यानी वो सारे जो है इसके अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड्स को और अपने टेस्ट वगैरह जो भी मेथड्स हैं उनको फॉलो करेंगी ये। The function of the reference laboratory are to carry out the following functions। तो रेफरेंस फूड लेबोरेटरी का क्या रोल है? To be a resource center for provision of information for certified reference materials, यानी जितने भी सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स है उनके लिए जो एक इंफॉर्मेशन है वो उसके लिए एक रिसोर्स है ये रेफरेंस फूड लेबोरेटरी। यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो रेफरेंस फूड लेबोरेटरी से ही बाकी लेबोरेटरीज जो हैं वो कलेक्ट करती हैं, यानी ले सकती हैं, आइडिया ले सकती हैं वो यहाँ से। उसके बाद है टू डेवलप स्टैंडर्ड्स फॉर रूटीन टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड रिलायबल टेस्टिंग मेथड्स। तो जितने भी टेस्टिंग मेथड्स है और जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स है उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स है वो रेफरेंस फूड लेबोरेटरी ही डेवलप करता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट इन द एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस के एरिया में टेक्निकल सपोर्ट भी रेफरेंस फूड लेबोरेटरी ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर नोटिफाइड लेबोरेटरीज। तो जितने भी बाकी लेबोरेटरीज हैं जो FSSAI नोटिफाई करती हैं या फिर इसके अलावा भी जो भी लेबोरेटरीज हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो रेफरेंस फूड लेबोरेटरी ही इवेलुएट करता है, यानी देखता है ये उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये रेफरेंस फूड लेबोरेटरी देखता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग्स नोटिफाइड फूड लेबोरेटरीज। उसके बाद जितने भी फूड लेबोरेटरीज है नोटिफाइड फूड लेबोरेटरीज उनमें जो इंफॉर्मेशन जो है ये यही प्रोवाइड करता है रेफरेंस फूड लेबोरेटरी, यानी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है ये कि किस टेस्टिंग में कैसे काम करना है, किन किन चीजों का नया नया आइडिया आया है, ये सारी चीजें जो यही देता है। नेक्स्ट है कोलैबोरेट फॉर डेटा जनरेशन अमंग द नेटवर्क ऑफ नोटिफाइड फूड लेबोरेटरीज एंड रेफरल फूड लेबोरेटरीज एंड कलेक्ट द डेटा रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक डोमेन। इट मीन्स कि जो रेफरेंस फूड लेबोरेटरी है वो नोटिफाइड फूड लेबोरेटरी और जो रेफरल फूड लेबोरेटरी यानी इनके अलावा जितने भी लेबोरेटरीज है रेफरेंस फूड लेबोरेटरीज के अलावा उन सब से जो है वो डेटा एक जनरेट करती है, पहले कोलैबोरेशन करती है और उन सब से डेटा जनरेट करती है। उसके बाद है एनी अदर फंक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी। इन सब के अलावा अगर फूड अथॉरिटी कोई और भी फंक्शंस अगर प्रोवाइड करती हैं तो वो भी परफॉर्म करना ही रेफरेंस फूड लेबोरेटरी का रोल है। तो टोटल अभी 12 रेफरेंस फूड लेबोरेटरी है और उसके अलावा जो 2 है वो एंसिलरी नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी है। तो एंसिलरी का मतलब ही है कि यहाँ पे एक तरह से ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है रेफरेंस लेबोरेटरी को। तो कौन कौन सी लेबोरेटरी है रेफरेंस लेबोरेटरी? फर्स्ट है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मैसूर में है और इसका जो स्पेसिफिक एरिया है वर्क करने का न्यूट्रिशन एंड लेबलिंग, इस एरिया पे ये काम करती है। उसके बाद है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी जो कि केरला में है और इसका स्पेसिफिक एरिया है GMO टेस्टिंग। उसके बाद है पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर पंजाब और इसका स्पेसिफिक एरिया है स्वीट एंड कन्फेक्शनरी इंक्लूडिंग हनी। नेक्स्ट है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स जो कि पुणे में है और इसका स्पेसिफिक एरिया है पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू एंड माइकोटॉक्सिन्स। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी जो कि कोचिंग में है, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स इसका स्पेसिफिक एरिया है। सिक्स्थ है सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि गुजरात में है और इसका स्पेसिफिक एरिया है डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स।
नेक्स्ट है CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, जो कि यूपी में है, और इसका जो स्पेसिफिक एरिया है वर्क का, टॉक्सिकोलॉजिकल इवेल्युएशन, रिस्क असेसमेंट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, फंक्शनल फूड्स एंड नोवल फूड। तो इन सब पे ये अपना वर्क करती है, यानी इवेल्युएट करती है इन सबको। नेक्स्ट है ट्रायोलॉजी एनालिटिकल लेबोरेटरी, जो कि हैदराबाद में है, और ये इसका जो स्पेसिफिक एरिया है, माइकोटॉक्सिन इन सीरियल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस। नेक्स्ट है एडवर्ड फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर लिमिटेड, जो कि कोलकाता में है, और इसका स्पेसिफिक एरिया है वेटनरी ड्रग रेसिड्यूज, एंटीबायोटिक्स एंड हार्मोन्स। नेक्स्ट है विमता लैब्स लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में है, और इसका जो स्पेसिफिक एरिया है वाटर अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस है। उसके बाद है फेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि गुरुग्राम में है, और इसका जो स्पेसिफिक एरिया है ऑयल्स एंड फैट्स है। उसके बाद है नियोजन फूड एंड एनिमल सिक्योरिटी, जो कि कोची में है, और इसका जो स्पेसिफिक एरिया है फूड एलर्जेंस। और इसके अलावा जो दो एंसिलरी लेबोरेटरीज है, उसमें से फर्स्ट है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज EIA, जो कि चेन्नई में है, और इसका स्पेसिफिक एरिया है सपोर्ट फैसिलिटी एज PTP इन माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। उसके बाद है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज, जो कि ये भी कोलकाता में है, और इसका जो स्पेसिफिक एरिया है सपोर्ट फैसिलिटी एज PTP इन द एरिया ऑफ हैवी मेटल्स इन ऑल फूड कैटेगरीज। तो ये सारी जो है रेफरेंस और एंसिलरी लेबोरेटरीज हैं। इनके जनरली नेम पूछे जा सकते हैं कि कौन सा जो ये लेबोरेटरी है कहाँ पे है, तो आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। नेशनल फूड लेबोरेटरी, तो FSSAI की अपनी खुद की 3 लेबोरेटरीज हैं, और इन फ्यूचर फोर्थ भी बनाने की सोची गई है, ताकि जो चारों डायरेक्शन में FSSAI की अपनी खुद की लेबोरेटरीज हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन चारों डायरेक्शन में। तो जो पहला है वो है नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद, इन शॉर्ट NFL गाजियाबाद। तो ये वाली जो लेबोरेटरी जो है ये 13th एनिवर्सरी ऑफ FSS एक्ट 2006 पे ये बनाई गई थी, और इसका जो वर्क है ये PPP मोड पे ये काम करता है, और जो कि अपने में ये पहली ऐसी लेबोरेटरी है जो कि PPP मोड पे ये वर्क करता है। ये वाली लेबोरेटरी, PPP मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि जो इसकी पार्टनरशिप है वो प्राइवेट लेबोरेटरी के साथ है, और हाल ही में इसको अभी मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ इसको सेटअप किया गया विद मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। उसके बाद है नेक्स्ट नेशनल फूड लेबोरेटरी कोलकाता, यानी इन शॉर्ट NFL कोलकाता। तो ये जो NFL कोलकाता है, ये वाली लेबोरेटरी, ये अभी FSSAI द्वारा ऑपरेट की जाती है, लेकिन इसको भी अभी PPP मोड पे इसको हाल ही में स्टार्ट करने की अभी सोची गई है। उसके बाद थर्ड है नेशनल फूड लेबोरेटरी JNPT नावी मुंबई। तो अभी रिसेंटली ये वाली जो लेबोरेटरी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नावी मुंबई में अभी ये सेटअप हुई है, और इसका जो इनॉग्रेशन है वो 29 सितंबर 2021 में अभी हाल ही में हुआ था, और इन द प्रेजेंस ऑफ चेयरपर्सन रीटा टियोटिया एंड CEO अरुण सिंघल, यानी जो अभी हमारी फॉर्मर चेयरपर्सन रीटा टियोटिया थी उनके प्रेजेंस में, और CEO अरुण सिंघल के प्रेजेंस में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। अभी के जो FSSAI की जो चेयरपर्सन है वो हैं श्री राजेश भूषण, जो कि एक IAS हैं। तो उस समय जो 29 सितंबर 2021 उस समय जो इनॉग्रेशन हुआ था, उस समय की चेयरपर्सन रीटा टियोटिया थी, और CEO अरुण सिंघल, इन दोनों के प्रेजेंस में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और जो ये लेबोरेटरी है इसका सेटअप PPP मोड पे ही इसका किया गया है, और इसका जो प्राइवेट पार्टनरशिप यानी प्राइवेट लेबोरेटरी जिसके साथ पार्टनरशिप कर रही है वो है विमता लैब। लास्ट है मोबाइल लैब, मीन्स फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। इनको ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सारी जो लैब हैं ये एक व्हीकल में, एक वैन में है, मीन्स एक वैन में पूरा लेबोरेटरी का ये पूरा सेटअप है। तो इसका बिल्ड इसलिए किया गया ताकि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे जहाँ पे लेबोरेटरी सेटअप नहीं हो सकती हैं, फूड की टेस्टिंग करना वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे, विलेजेस पे, मेनली रूरल एरियाज में ये सारी जो वैन है वो वहाँ पे पहुंच सके और फूड की टेस्टिंग कर सके। इसलिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स इसको डेवलप किया गया, इसको सेटअप किया गया। तो इंडिया में जो पहला फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है वो गोवा में लॉन्च हुआ था बाय CM मनोहर पारिकर।
तो इन मोबाइल लैब्स के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रजिस्ट्रेशन करती है पहले से, तब जाके उनको ये मोबाइल लैब्स मिलती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस का ये रोल है कि जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करता है उसको सबसे पहले जो ये मोबाइल लैब्स हैं वो मिलती हैं। यानी स्टेट गवर्नमेंट पे ये डिपेंड करता है कि मोबाइल लैब्स वो उनके स्टेट में है या नहीं है। तो ये हैं वो व्हीकल्स, वो वैन जिसके अंदर लेबोरेटरी हैं, और ये इसके अंदर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं। नेक्स्ट है स्कीम टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, इन शॉर्ट सॉफ्टेल। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसको एफएसएसएआई ने इसको चलाया है ताकि जो स्टेट फूड लेबोरेटरीज हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही ढंग से एकदम बिल्डअप सपोर्ट हो पाए उनको। स्कीम टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज एनेबल द स्टेट। तो किस तरीके से ये जो स्कीम है वो स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को ये हेल्प करती है। तो पहला है टू एनालाइज द रेगुलेटरी एंड सर्विलियंस सैंपल्स ड्रॉन बाय द एफएसओ विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम। तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो एफएसओ है यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर है जो सैंपल्स लेता है उसको विद इन टाइम यानी सबसे कम पॉसिबल टाइम में ना उसको एनालाइज करवा के उस सैंपल्स को वो दे सके। नेक्स्ट है टू एनालाइज द सेफ्टी पैरामीटर्स इन फूड सैंपल्स सच एज हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, एंटीबायोटिक एंड ड्रग रेसिड्यूज एंड नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस along with microbiological examination। तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो फूड सैंपल्स हैं उसमें सेफ्टी पैरामीटर्स को भी एनालाइज किया जा सके, जैसे कि हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं कई बार फूड सैंपल्स में, पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीबायोटिक, ड्रग्स और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी उसमें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो उनका एक सेफ्टी पैरामीटर्स को फॉलो करने के लिए भी जो ये स्कीम है ये बोलता है, मतलब ये एनालाइज करवाता है इसके लिए। नेक्स्ट है टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ एफएसएसएआई स्टैंडर्ड्स ऑन फूड, यानी फूड से रिलेटेड जो भी एफएसएसएआई के स्टैंडर्ड्स है उसको इंश्योर करने के लिए भी ये स्कीम जो है ये हेल्प करता है। टू एनेबल द लेबोरेटरीज टू अचीव ISO 17025 सर्टिफिकेशन थ्रू एनेबियल एक्रेडिएशन। तो ये जितनी भी लेबोरेटरीज है फूड लेबोरेटरीज है उनको ISO 17025 सर्टिफिकेशन का जो एक लेबल है वो अचीव करने में ये हेल्प करता है, यानी उनको ये स्कीम के जरिए उनको ये सर्टिफिकेशन लेने में हेल्प मिलती है। इस सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो लेबोरेटरीज की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ सेटअप होते हैं, वो सारी चीजें जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी जो ये स्कीम है वो एनेबल करता है इन लेबोरेटरीज को। नेक्स्ट है टू बिकम अ रिसोर्स पॉइंट फॉर ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी अपग्रेडेशन फॉर अदर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट public food testing laboratories in the state and to introduce online laboratory data management system through laboratory information management system, in short LIMS। तो ये ऑनलाइन भी डेटा को कलेक्ट करने का और मैनेज करने का जो है एक साधन प्रोवाइड करता है। मीन्स ऑनलाइन भी डेटा को मैनेज किया जा सकता है, उसको हैंडल किया जा सकता है लिम्स के जरिए, इस स्कीम में ये बताया गया है। तो इस स्कीम का मेन रोल ही है कि जितने भी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज है उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो इस स्कीम के अंडर एफएसएसएआई के टोटल 6 इनिशिएटिव्स हैं। उसमें से पहला है सपोर्ट मोबाइल फूड लैब्स, यानी मोबाइल फूड लैब्स को इसके अंडर इस स्कीम के अंडर ये सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट इसका इनिशिएटिव है स्ट्रेंथन रेफरल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, यानी इस लेबोरेटरी को भी स्ट्रेंथन करना। फिर उसके बाद स्ट्रेंथन स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। देन फोर्थ है डेवलप फूड टेस्टिंग कल्चर इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यानी स्कूल कॉलेजेस में भी फूड टेस्टिंग कल्चर को डेवलप करना, ये भी एक इसका इनिशिएटिव्स है इस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फूड टेस्टिंग पर्सोनेल, यानी जितने भी फूड टेस्टिंग के जो स्टाफ है उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना भी इसी स्कीम के अंडर एक इनिशिएटिव्स है। लास्ट है इंसेंटिव्स स्टेट टू यूज फैसिलिटीज अवेलेबल इन एफएसएसएआई नोटिफाइड प्राइवेट लैब्स, यानी जो भी एफएसएसएआई नोटिफाइड प्राइवेट लैब्स हैं उनसे फैसिलिटीज वगैरह जो हैं उसको यूज करना। तो ये इसका लास्ट इनिशिएटिव है। तो ये कुछ इनिशिएटिव थे सॉफ्टेल के अंडर। तो ये थी पूरी फूड लेबोरेटरी इकोसिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।